ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट कंटेंट, और अभी हम देखने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग ऑडिट कमिटी एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। ठीक है, ऑडिट कमिटी और रेम्यूनरेशन कमिटी को हम देखने वाले, और उसको बड़े अच्छे लेवल पे हमको देखना जरूरी है, तभी जाके समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो ऑडिट कमिटी एंड रेम्यूनरेशन कमिटी में सबसे पहले तो मुझे आपको कुछ चीजें मेंशन करनी पड़ेगी जो बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा डबल ट्रिपल, तो समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल है। लेट्स गो। सो ऑडिट कमिटी और रेम्यूनरेशन कमिटी का इन्होंने एक ग्रुप बनाया है, जो ग्रुप का उन्होंने सेक्शन नंबर रखा है सेक्शन नंबर 177 एंड सेक्शन नंबर 178, और जिसके अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि ऑडिट कमिटी किस तरीके से कंडक्ट करनी चाहिए और रेम्यूनरेशन कमिटी आपने किस तरीके से कंडक्ट करनी चाहिए। पहले तो यह समझते हैं कि भैया ऑडिट कमिटी और रेम्यूनरेशन कमिटी मतलब क्या है और इसका बेसिक काम क्या है। ठीक है, इसका बेसिक काम क्या है और ये क्यों बनाया गया है। सो आज ये मैंने आपके बुक के अंदर एक डिफरेंशिएशन वाला टेबल बना के रखा है कि ऑडिट कमिटी, रेम्यूनरेशन कमिटी और स्टेक होल्डर ग्रीवेंसेस कमिटी क्या होता है। ये दिया है आपके बुक के पेज के अंदर, दैट इज पेज नंबर इफ यू कैन से 2.41। रेडी, लेट्स गो। सो ऑडिट कमिटी और रेम्यूनरेशन कमिटी एग्जैक्टली क्या होता है पहले ये समझते हैं। लेट्स गो। कंपनीज के अंदर, मेरे प्यारे नालायकों, कंपनीज के अंदर जब ऑडिट होता है तो ऐसे सिचुएशन में ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ये ऑडिट करते हैं, पर कई बार उनको सपोर्ट करने के लिए कंपनी के इंटरनली या उनकी चीजों को समझने के लिए कंपनी से इंटरनली कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है जो उनके डिफिकल्टीज को सॉल्व करे, जो उनके रिपोर्टिंग को देखे और उनके ऊपर ध्यान रखे कि भैया ऑडिट अच्छे से चल रहा है। इंटरनली एक ऐसा कमिटी होना चाहिए जो बेसिकली ये देखे कि ऑडिटर का काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या ऑडिटर खुद फ्रॉडुलेंट है जीवन में। इंटरनली एक ऐसा कमिटी चाहिए जो ये देखेगा कि भैया ऑडिट की प्रोसीजर्स आर वर्किंग प्रॉपरली, ऑडिट के चीजें बराबर हिसाब से चल रही है। अच्छा, क्या फाइंडिंग्स मिल रहे हैं, क्या वो फाइंडिंग्स सुधारे जा सकते हैं, उन फाइंडिंग के पीछे का एविडेंस क्या है, क्या वो फाइंडिंग्स ढूंढे गए हैं, लगाए गए हैं, या जबरदस्ती रिपोर्टिंग में डाले गए हैं, ऊपर से कोई कोऑपरेट कर रहा है ऑडिटर को या नहीं कर रहा है। ये कई सारी चीजें हैं जो यहां पे ऑडिट कमिटी को एज अ ऑडिटर को सपोर्ट में देनी पड़ेगी। और अगर आप ऑडिटर के ऊपर ध्यान नहीं रखोगे तो यह भी पॉसिबिलिटी है कि भैया कंपनी में फ्रॉड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, सत्यम में जो 7 साल 8 साल तक फ्रॉड चला था, हमने देखा वो फ्रॉड तो भाई साहब ऑडिटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलके किया है ऐसा लगता है। ऐसे कैसे 7-8 साल तक ऑडिटर को कंपनी के 5,000 करोड़ के कैश के बारे में आइडिया नहीं आया, 5,000 करोड़ के बैंक बैलेंस के बारे में आइडिया नहीं आया जो गायब था। ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए भी ऑडिट कमेटी की, एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी की इसके लिए जरूरत है कि भैया अगर ऑडिटर किसी डायरेक्टर के साथ मिलकर फ्रॉड कर रहा हो तो उसको पकड़ा जाए। दैट्स व्हाई ऑडिट कमेटी इज रिक्वायर्ड। दूसरी साइड रेम्यूनरेशन कमेटी। रेम्यूनरेशन कमेटी मींस एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली कमेटी। देखो, ऑडिट कमेटी ने तो ऑडिटर को कंट्रोल कर लिया, रेम्यूनरेशन कमेटी ये एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कंट्रोल करता है, पोटेंशियल डायरेक्टर को कंट्रोल करता है। मतलब नॉर्मली आप देखो सत्यम का फ्रॉड ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी दोनों ने मिलकर, ऑडिट कमेटी नहीं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ऑडिटर दोनों ने मिलकर किया था। इधर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, उधर ऑडिटर था, दोनों ने मिलकर कान पेल दिया। तो हमने ऑडिट कमेटी से ऑडिटर को तो पकड़ लिया, ऑडिटर के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ऑडिटर के ऊपर तो नजर रख ली, पर अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऊपर कौन नजर रखेगा? कौन उसका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन देखेगा? कौन उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा? कौन उसका रिपोर्टिंग लेगा? कौन उसके साथ डील करेगा? तो भाई साहब हम बना रहे हैं रेम्यूनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। जो चीजें ऑडिट कमेटी ऑडिटर के साथ करेगी, जैसे रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑडिटर, रिपोर्टिंग ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के डायरेक्शंस, ऑडिटर की एडवाइस, ऑडिटर की चीजें, ऑडिटर के फाइंडिंग, उसके ऊपर ओपिनियन, ये सब ऑडिट कमेटी करता है। उसी तरीके से रेम्यूनरेशन कमेटी डायरेक्टर का रिकमेंडेशन, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का फाइंडिंग्स, डायरेक्टर का वर्किंग, डायरेक्टर का रिपोर्टिंग, डायरेक्टर के ऊपर ध्यान देना, डायरेक्टर से काम करवा लेना, डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन को उच्च नीच करना और प्रमोशन डिमोशन करना, ये रेम्यूनरेशन कमेटी काम करता है। सिंपली डायरेक्टर्स के ऊपर ध्यान देके उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका रिपोर्टिंग लेना और उनके ऊपर रेम्यूनरेशन वगैरह सेट करना, यह काम है रेम्यूनरेशन कमेटी का। तो पहली ये 2 कमेटी है जो क्रिएट की गई है हमारे
कंपनीज एक्ट के अंदर। पर अब मैं आपको काफी अच्छे से बताना चाहूंगा एक छोटे से चार्ट के साथ में कि ये चीजें कहां जा रही है और हमें क्या पढ़ना चाहिए। सो आ जाइए फटाफट फटाफट। सो अगर मैं बोलूं तो कंपनीज एक्ट में कमिटीज की भरमार है बच्चों। कमिटीज कुछ कम नहीं है। मैंने आपको जब चेयरमैन का कंसेप्ट बताया था 203 में, तो मैंने आपको कमिटीज दिखाए थे कि बहुत सारे कमिटीज है। कंपनीज एक्ट में कमिटीज की भरमार है मेरे प्यारे नालायकों। उसमें से अगर मैं बोलूं तो कंपनीज एक्ट में 2-4 कमिटीज आती है, 2-4 क्या, बहुत सारी कमिटीज आती है। उसमें से ऑडिट कमेटी, और दूसरा है रेम्युनरेशन कमेटी। ये दोनों मेन मानी जाती है। रेम्युनरेशन कमेटी, ये दोनों मेन मानी जाती है। फर्स्ट है ऑडिट कमेटी, सेकंड है रेम्युनरेशन कमेटी। ऑडिट कमेटी क्या करती है? व्हाट द ऑडिट कमेटी एक्चुअली डज? हैंडल the actions and provisions regarding audit and auditor। आप ऑडिट और ऑडिटर के बारे में एक्शंस प्रोविजंस हैंडल करो, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट कमेटी। रेम्युनरेशन कमेटी में हैंडल actions and provisions regarding board of directors and management। ये काम रेम्युनरेशन कमेटी करती है। अब अगर आपको इसका क्रक्स पता चल गया है तो मैं आपके दिमाग का दही करने वाला हूं। कुर्सी की पेटियां ठीक से बांध लो, वातावरण खराब होने की संभावनाएं हैं। ऑडिट कमेटी और रेम्युनरेशन कमेटी ये सिर्फ कंपनीज एक्ट में नहीं आता। तो ऑडिट कमेटी और रेम्युनरेशन कमेटी कंपनीज एक्ट में तो आता ही है। 2013 में कंपनीज एक्ट में तो है ही, प्लस इसके साथ में ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 and SEBI LODR listing of affiliation and disclosure requirements regulation 2015, if I am not wrong 2015 ही इसका ईयर है। ये दोनों जगह पे ऑडिट और रेम्युनरेशन कमेटी आता है, दोनों जगह पे आता है। कंपनीज एक्ट में भी आता है ऑडिट और रेम्युनरेशन कमेटी, सेबी और LODR में भी ऑडिट और रेम्युनरेशन कमेटी आता है। और दोनों जगह का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है, दोनों जगह का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। सो मैं यहां पे एक कंपैरेटिव चार्ट बनाना चाहूंगा कि भैया कंपनीज एक्ट में ऑडिट कमेटी कैसी बनती है और सेबी LODR में ऑडिट कमेटी कैसी बनती है। ऑब्वियस सी बात है, सेबी LODR की ऑडिट कमेटी ये लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल होगी। हम वैसे भी सेबी पढ़ने वाले, हमारे सिलेबस में तो है ही। और कंपनीज एक्ट की ऑडिट कमेटी ये अनलिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल होगी। ये अनलिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल होगी। सेबी LODR कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है? लिस्टेड। और कंपनीज एक्ट वाली कमेटी ये अनलिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल होगी। सिंपल एज दैट। पर फिर भी इनके एप्लीकेबिलिटी के बारे में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ में जरा गौर से देखेंगे। मतलब यहां पे मैं इनकी एप्लीकेबिलिटी डिस्कस नहीं करने वाला हूं, मैं 149 सबसेक्शन नंबर 4 जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है मैं उसके साथ ही इसको डिस्कस करना चाहूंगा, वरना आपको बहुत ही ज्यादा जीवन में कंफ्यूजिएशन हो जाएगा कि सर जीवन में हम ये क्या कर रहे हैं, जीवन में हम ये क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिएशन हो जाएगा, जो मैं यहां पे आपका करना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। सबसे पहली बात तो पहले हम फिलहाल इनका सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, एप्लीकेबिलिटी हम चेक नहीं करेंगे। एप्लीकेबिलिटी के लिए मैंने आपका 149(1) लिख के रख दिया भाई साहब, एप्लीकेबिलिटी।
तो मैंने 149 1 सेक्शन दोनों के केसेस में लिख लिया है, ठीक है। 149 सब सेक्शन 4 लिख लिया है दोनों के केसेस में, तो हम उसको वही पढ़ेंगे। यहाँ पे जीवन में हम उसको नहीं पढ़ेंगे। 149 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब लूंगा तो ये पूरा का पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अब मैं ऑडिट कमेटी का सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन देख रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस के लिए मैं ऑडिट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन देख रहा हूँ, ऑडिट कमेटी और रेम्युनरेशन कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन देख रहा हूँ कि भैया ऑडिट कमेटी कैसे बनेगी लिस्टेड में, अनलिस्टेड कंपनी में, और रेम्युनरेशन कैसी कमेटी बनेगी, और लिस्टेड में भी ऑडिट कमेटी कैसी बनेगी और रेम्युनरेशन कमेटी कैसी बनेगी। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा, सो बोर्ड के ऊपर कृपया बड़े अच्छे से ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे अनलिस्टेड कंपनी में 2 पार्ट्स करता हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स करता हूँ। पहला पार्ट में करता हूँ ऑडिट कमेटी के लिए, जिसको मैं एसी बोल रहा हूँ। पहला पार्ट में कर रहा हूँ ऑडिट कमेटी के लिए, जिसको मैं एसी बोल रहा हूँ, और दूसरा रेम्युनरेशन कमेटी के लिए, जिसको मैं आरसी बोल रहा हूँ। लिस्टेड कंपनी में भी ऑडिट कमेटी है और रेम्युनरेशन कमेटी है, तो मैं अगेन लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कमेटी को एसी बोल रहा हूँ और रेम्युनरेशन कमेटी को मैं आरसी बोल रहा हूँ। सो दिस इज एसी आरसी लिस्टेड और अनलिस्टेड। तो यहाँ पे अब हम कॉन्स्टिट्यूशन देखना शुरू करेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। आ जाइए। सबसे पहले लिखा गया है कि मिनिमम मेंबर्स 3 चाहिए, ऑडिट और रेम्युनरेशन कमेटी, और ये जो हम देख रहे हैं ये है सेक्शन नंबर 177 एंड सेक्शन नंबर 178, ठीक है। तो अनलिस्टेड कंपनी के ऑडिट और रेम्युनरेशन कमेटी, सबसे पहले तो सेक्शन मेंशन कर लेते हैं। इट इज सेक्शन या तो फिर रेगुलेशन, अगर मैं बोलूं तो ऑडिट कमेटी का है सेक्शन नंबर 177, अनलिस्टेड कंपनी का, रेम्युनरेशन कमेटी का 178, ठीक है। इसका हम देखेंगे, डोंट वरी। अपने लिस्टेड का हम देखेंगे, वो जब हम देखेंगे तो वहाँ से हम देख के आ जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वहाँ से हम देख के आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले लिस्टेड का खत्म करूँ फिर अनलिस्टेड के ऊपर जाएंगे, सॉरी अनलिस्टेड का खत्म करूँ फिर लिस्टेड पे जाएंगे। सो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑडिट और रेम्युनरेशन कमेटी भी दोनों में 3-3 है। उसके बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मिनिमम मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट बोला है। मिनिमम मेजॉरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट, यहां मिनिमम हाफ ऑफ द डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। मिनिमम मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और यहां पे मिनिमम हाफ है। तो मैं यहां पे भाई साहब लिख के रखना चाहूंगा, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, तो मुझे पता चला है मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए, तो यहाँ पे बोला है मेजॉरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब जितने भी मेंबर होंगे उसका मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड यहाँ पे बोला है मिनिमम वन हाफ मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, मिनिमम 1/2 और मिनिमम। चेयरमैन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोई भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, मैं लिखूंगा प्रोविजन चेयरमैन कौन हो सकता है भाई, तो मुझे पता चला है एनईडी या ईडी कोई भी हो सकता है, और यहाँ पे भी मुझे पता चला कि भाई एनईडी या ईडी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोविजन है ऑडिट और रेम्युनरेशन कमेटी का, क्लियर है। उसके बाद में फंक्शंस दिए हैं ऑडिट और रेम्युनरेशन कमेटी के, वो तो अब लिखने वाली प्रोसीजर नहीं है, वो दोनों के फंक्शंस नॉर्मली सेम ही रहेंगे, तो हम उसको लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसको सिर्फ रीड करेंगे। हालांकि मैंने आपको मेंशन किया है कि नॉर्मली क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो वो सिर्फ रीड करने का कंटेंट ही बाकी है, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब ऑडिट कमेटी, रेम्युनरेशन कमेटी, जो है आपका अनलिस्टेड कंपनी का। नाउ वी विल गो फॉर लिस्टेड, और लिस्टेड के लिए मुझे सेबी में जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, LODR रेगुलेशंस के अंदर मुझे जाना पड़ेगा। सो मैं सेबी का यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ चैप्टर, ठीक है। आपके बुक में भी सेबी का चैप्टर दिया होगा, एंड में चैप्टर नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 21 है, तो आप उसमें आ सकते हो। उसके अंदर अगर आप आओ तो आपने आना है पेज नंबर, दैट इज आई विल से 21.60 पे, 21.60 पे आपने आना है, ठीक है। वहां पे आपको एक टेबल दिखेगा ऑडिट कमेटी का और रेम्युनरेशन कमेटी का। ऑडिट रेम्युनरेशन कमेटी का आपको वहां पे टेबल दिखेगा एक, ये क्या जीवन में शुरू हो गया। ये टेबल के अंदर अगर आप देखो, ये क्या हो गया,
तो अगर आप ये टेबल को जरा गौर से देखो तो मैं चाहूंगा कि लिस्टेड अनलिस्टेड इसमें भी एक्सप्लेन किया है, कृपया आप उसको एक बार रीड करके देखिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। कृपया एक बार रीड कीजिए और कोई डिफरेंस है तो मुझे बताइए प्लीज। गो फॉर इट। फर्स्ट पहले दो ही कॉलम रीड करने, स्टेक होल्डर ग्रीवियंस कमेटी या रिस्क मैनेजमेंट कमेटी नहीं, पहले दो ही जो है ऑडिट कमेटी और रेम्यूनरेशन कमेटी, उसी को रीड करना है। प्लीज गो फॉर इट। पढ़ना हो जाए तो डन कर दीजिएगा प्लीज। चलो डन, बहुत बढ़िया, शानदार। सो अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आपको इमीडिएटली समझ में आया होगा। सेम सिचुएशन। तो भाई इसे आप लिस्टेड कंपनी में ऑडिट और रेम्यूनरेशन कमेटी देख रहे हैं। रेगुलेशन नंबर है रेगुलेशन 18 और 19 एलओडीआर का, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन का। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 3 चाहिए। आईडी के केस में यहां चेंज है, यहां मेजोरिटी आईडी होना चाहिए था अनलिस्टेड में, यहां मिनिमम 2/3 आईडी चाहिए, बाकी हाफ ही है। और यहां चेयरमैन जो एनईडी ईडी चलते थे, दोनों जगह पे आपको आईडी चेयरमैन लगेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चेयरमैन लगेंगे। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। हालांकि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका अप्लीकेबिलिटी जब हम 149(4) में देखेंगे तो आपको और भी डिटेल में ये चीजें समझ में आएगी और अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आएगी। क्लियर है? तो ये चीज को कृपया याद रखना। एक अच्छा सा चार्ट मैंने यहां पे ड्रॉ करके रखा है, मैं चाहूंगा कृपया इसको ड्रॉ कर लीजिए फटाफट फटाफट, आपके अंडरस्टैंडिंग के बड़े काम में आएगा। ठीक है, गो फॉर इट फाट। समझ में आया क्या? समझ में आया तो अपने दांत मेरे को दे देना, ओ फटाफट फटाफट बोल देना। गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन, 2-3 लोगों ने डन किया है, बाकी भी डन कर दीजिए तो आगे बढ़ जाएंगे। एवरीबडी प्लीज। बहुत बढ़िया। सो यहां पे आपका ऑडिट और रेम्यूनरेशन कमेटी का बेसिक स्ट्रक्चरल चीजें फाइनल होती है। अब आपने सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ने हैं कि भैया ऑडिट कमेटी और रेम्यूनरेशन कमेटी नॉर्मली क्या क्या काम करता है। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है कि ऑडिटर के साथ के मैनेजमेंट के फंक्शन, ये रेम्यूनरेशन कमेटी के साथ के मैनेजमेंट फंक्शन, ये चीज़ें सिर्फ ये देखते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, सब जन साथ साथ में ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। Audit committee recommendation of appointment, remuneration, terms of appointment of auditor, review monitor auditors independence, performance, effectiveness of the audit process, examination of the financial statements and the audit report, approval of any subsequent modification of transaction of the company with related parties, scrutiny ऑफ द इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ये रिलेटेड पार्टी वाला जो लिखा हुआ है ना, अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, इसको मार्क करके रखना, सेक्शन 188 में इसका क्रॉस रेफरेंस आएगा। हाँ, सो जस्ट मार्क करके रखना। नेक्स्ट वाला, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और असेट्स ऑफ द कंपनी वेयर एवर नेसेसरी, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को देखना है, मॉनिटरिंग एंड यूज ऑफ द फंड्स थ्रू द पब्लिक ऑफर और रिलेटेड मैटर्स। सो सिंपली ऑडिट से रिगार्डिंग है सभी चीजें। एक दो ही सिर्फ की पॉइंट्स है, जैसे रिलेटेड पार्टीज, पब्लिक ऑफर के फंड्स वगैरह को देखना। बाकी अगर आपने नॉर्मली भी फेंका कि ऑडिट कमेटी क्या क्या करती है तो भी आ जाएगा। मॉनिटरिंग एंड यूज ऑफ फंड्स ये एक खास है, और एक रिलेटेड पार्टीज का अप्रूवल खास है, बाकी तो नॉर्मल ऑडिट कमेटी वाली ही चीजें हैं। अगर आप रेम्यूनरेशन कमेटी में जाओ तो कमिटी शॉल आइडेंटिफाई अ पर्सन हु आर क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, हु मे बी अपॉइंटेड एज अ सीनियर मैनेजमेंट अकॉर्डिंग विद द क्राइटेरिया लेड डाउन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर and their removal and appointment, carry out evaluation of every director. Committee shall formulate a criteria for determining qualification, positive attributes, etc. Recommend a board a policy relating to the remuneration of the directors and managerial person. ये तो पूरा ही मतलब एज गुड एज फेंकने वाला है, ये तो सभी को पता है। डायरेक्टर को अपॉइंट करो, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन देखो, रिकमेंड करो, रेम्यूनरेशन देखो, ये सब चीज़ें तो नॉर्मली सबको आइडिया है। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज़ को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर ऑडिट कमेटी के नीचे कुछ स्पेशल्स दिए हैं। ऑडिट कमेटी हैज़ अ राइट टू इन्वेस्टिगेट all the above matters and call the auditors comments for the same. Audit committee shall have the authority to investigate into the matter specified above referred to by the board and professional advice from the extent मतलब जितना उसको प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत है एक्सटर्नल सोर्सेज से, तो ऑडिट कमेटी वो भी ले सकता है। जैसे ऑडिट कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट्स, ठीक है, ERP कंसल्टेंट, सिस्टम कंसल्टेंट्स, इनसे। ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी की मैनेजरल पर्सन हैव अ राइट टू बी हर्ड इन द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी and shall have right to vote at the time of reviewing the audit report। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। और फिर रेम्यूनरेशन कमेटी के अंदर कोई भी स्पेशल पॉइंट्स नहीं दिए हैं। रेम्यूनरेशन कमेटी का एक स्पेशल पॉइंट है सेक्शन 178 का कि रेम्यूनरेशन कमेटी साल में एक ही बार वर्क करती है और डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन के लिए। तो कई सारे केसेस में ये रेम्यूनरेशन कमेटी एज अ स्टेक होल्डर ग्रेवियांसेस कमेटी या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी करके भी वर्क करती है। SGC, स्टेक होल्डर ग्रेवियांस कमेटी या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, यही रेम्यूनरेशन कमेटी। नाउ व्हाट इज अ स्टेक होल्डर ग्रेवियांसेस कमेटी? कि भैया कंपनी के जो शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, डायरेक्ट डिबेंचर होल्डर्स है, बॉन्ड होल्डर्स है, उनके कोई कंप्लेंट्स है तो उसको सॉल्व करे। तो देखो यहां पे वही बोला गया है, टू रिजॉल्व द ग्रीवियंसेस ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ये करके भी काम करती है। और उसके बाद में उसके अगर स्पेशल फंक्शन बोले द कंपनी विच कंसिस्टेड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर मोर देन 1000, जिस कंपनी में एक फाइनेंशियल ईयर में 1000 से ज्यादा एक तो डिबेंचर होल्डर्स है, नहीं तो शेयर होल्डर्स है, या तो फिर डिपॉजिट होल्डर्स है, या कोई भी सिक्योरिटी होल्डर्स है, तो ऐसे कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। क्लियर है कंसेप्ट? कंसिस्टिंग ऑफ चेयरपर्सन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सच मेंबर एज में बी डिसाइडेड। क्लियर है? तो ये कमेटी का सिर्फ एक ही काम है कि भैया शेयर होल्डर के ग्रीवियांसेस सुनना, उसके ऊपर एक्ट करना। ये केस मैंने पहली बार पढ़ा था स्टेक होल्डर ग्रीवियांस कमेटी का, आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा। JSW, JSP, जिंदल स्टील्स एंड जिंदल इस्पात लिमिटेड, ये दो कंपनी का मर्ज हुआ था और उस वक्त नवीन जिंदल करके उनका चेयरमैन था, जिसने 73 करोड़ रुपीस का रेम्यूनरेशन डिमांड किया था कंपनी से। 73 करोड़ रुपीस का रेम्यूनरेशन डिमांड किया था कंपनी से। तो स्टेक होल्डर्स ने, शेयर होल्डर्स ने स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को अप्लाई किया था कि भाई इतना रेम्यूनरेशन नहीं देना है, आप इसका रिव्यू कीजिए। फिर उसको ऑफर किया था कि भैया आप 18 करोड़ का मैक्सिमम रेम्यूनरेशन ले सकते हो, रखना हो तो रखो, नहीं तो कंपनी का चेयरमैनशिप छोड़ दो। तो नवीन जिंदल को कुछ सूझा नहीं, फिर उन्होंने कहीं तो भी सेटलमेंट किया 41 करोड़ के आसपास, और फिर उसने वो चीज़ को
एक्सेप्ट कर लिया, स्टेक होल्डर ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे डायरेक्टर के रेम्युनरेशन के इश्यूज है, डायरेक्टर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा वो इश्यूज है, मैनेजमेंट ठीक से चल नहीं रहा वो इश्यूज है, वो कंप्लेंट्स है, वो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में जाते हैं। पर ये कमेटी मतलब यू कैन नॉट से इट इज एज गुड एज इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ ऑडिट और रेम्युनरेशन कमेटी, पर ये कंपनी में होती है कि भैया शेयर होल्डर को कोई कंप्लेन वंप्लेन आए तो उसको सॉल्व कर दे। तो ये चीजें मैंने यहां पे एक बार रीड कर ली है, कृपया आप एक बार इसको रिव्यू कर दीजिए। अगर आप ऑडिट कमेटी या रेम्युनरेशन कमेटी दोनों में से कुछ भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते 177 178 में, तो पेनल्टी मेंशन की है, और लाइबल टू पेनल्टी ऑफ रुपीज 1 लाख, और पर्सन कंपनी शॉल बी लाइबल टू रुपीज 5 लाख, ऑफिसर विल बी लाइबल टू 1 लाख, कंपनी विल बी लाइबल टू 5 लाख। क्लियर है? ये पेनल्टी यहां पे मेंशन की है। ये टेबल है ऑडिट और रेम्युनरेशन कमेटी का, आप इसको चाहिए तो एक बार रिव्यू कर सकते हो। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आ रहा है क्या? मुझे जरूर क्लियर कीजिएगा। गो फॉर इट फास्ट। रिव्यू हो जाए तो डन कर दीजिएगा प्लीज। हाँ तेजस, दैट इज अ मिनिमम क्राइटेरिया फॉर अनलिस्टेड कंपनी। फॉर लिस्टेड कंपनी तो वो रेम्युनरेशन कमेटी का क्राइटेरिया उधर अप्लीकेबल हो जाएगा, एलओडीआर वाला। चलो डन एवरीबॉडी। हो गया सबका?
अब ऑडिट कमेटी में कुछ एक चीज है जो मुझे आपको मेंशन करनी है कि ऑडिट कमेटी को कुछ खास चीजें हैं जो आप ऑडिट कमेटी का जब सेक्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी, और वो मैंने देख के रखी है आपके पेज नंबर 2.36 पे। 2.36 पे सेक्शन नंबर 177 में ये देखे रखा है मैंने, जो है स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑडिट कमेटी, और उसके अंदर दो स्पेशल पॉइंट्स यहां पे मेंशन करके रखे हैं। सबसे पहला स्पेशल पॉइंट है जो है विजिल मैकेनिज्म, और दूसरा है ओमनीबस अप्रूवल। तो मैं पहले ओमनीबस अप्रूवल आपको समझाऊंगा, फिर विजिल मैकेनिज्म पे जाएंगे। व्हाट इज ओमनीबस अप्रूवल? ओमनीबस अप्रूवल को आप प्रीपेड अप्रूवल भी कह सकते हो या प्री डिटरमाइंड अप्रूवल। मैं नॉर्मली इसको प्रीपेड अप्रूवल कहता हूं, या प्री डिटरमाइंड अप्रूवल भी आप इसको कह सकते हो। सर व्हाट इज ये प्री डिटरमाइंड प्रीपेड अप्रूवल? सर ऐसे कुछ भी वर्ड उठा के ला लेते हो सर जीवन में, और सर पेल देते हो हमको। सर हम क्या मंदिर का घंटा है क्या सर? कुछ भी उठा के तुम बता देते हो हमको। चंपत बेटा ऐसे नहीं है, मैं मेरे मन से टर्म्स लगाता हूं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये आपके बुक में लिखे हैं, आपके मॉड्यूल में दिए, इसलिए पढ़ाने पड़ते हैं नालायक। मंदिर का घंटा बोलने की जरूरत क्या है जीवन के अंदर? नहीं सर यार, ये टर्म्स के चक्कर में एक आध दिन में निपटे होऊंगा सर यार, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई सर। कोई बात नहीं संपत बेटा, किसी सीए स्टूडेंट की अभी तक शादी नहीं हुई है। नहीं सर कुछ की हुई है, मैंने देखा है। तो एक काम कर ले संपत, तू पहले शादी कर ले नालायक, फिर सीए करना। नहीं वो ठीक है सर, पढ़ाओ। हाँ ध्यान देना। सबसे पहली बात, इस ओमनीबस अप्रूवल को हम प्रीपेड अप्रूवल भी कहते हैं, प्री डिटरमाइंड अप्रूवल भी कहते हैं, और ये ओमनीबस अप्रूवल ऑडिट कमेटी को देना पड़ता है इन केस ऑफ आरपीटी, रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन। अभी मैंने जो पॉइंट मार्क किया था ना 188 करके वो डिफरेंस में, वो यही वाला है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो तो एक प्रीपेड अप्रूवल ऑडिट कमेटी दे सकता है। ये प्रीपेड अप्रूवल ऑडिट कमेटी फॉर एंटायर ईयर दे सकता है। फॉर एंटायर ईयर ऑडिट कमेटी एक प्रीपेड अप्रूवल निकाल सकता है कि भाई साहब कि ये पूरे साल में आप कौन से रिलेटेड पार्टी के साथ, विच रिलेटेड पार्टी, आप कौन से रिलेटेड पार्टी के साथ आप कौन सा कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन एंड कौन से रिलेटेड पार्टी के साथ कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन एंड कैसे आप कर सकते हो, ये सब चीजें यहां पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि ये साल भर में आप ऐसे रिलेटेड पार्टी के साथ इतने अमाउंट का ट्रांजैक्शन आप इस कदर कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, ये सब चीजें आपको यहां पे मेंशन करनी पड़ेंगी। तो ये प्रीपेड अप्रूवल है एंटायर ईयर के लिए। विच रिलेटेड पार्टी, विच अमाउंट, हाउ मच अमाउंट, हाउ यू कैन एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन, ऐसा पहले से ही बोल कर रखो कि भैया इतने रिलेटेड पार्टीज के साथ इतने अमाउंट का ट्रांजैक्शन इतना अलाउड है। ये एक प्रीपेड अप्रूवल लगेगा। नाउ अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो अब ये नीचे की चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। ये नॉर्मली आपको सेक्शन 188 से ही समझ में आएगा, तो इसको थोड़ा सा पेंडिंग रखिएगा। 188 जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। उसके नीचे फिर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए एक अप्रूवल ले लो। फाइनेंशियल ईयर के लिए आप एक अप्रूवल ले लो, प्रीपेड अप्रूवल, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में। अमाउंट क्या है, रिलेटेड पार्टी कौन सी है, गुड्स है या सर्विस है या वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, इसके हिसाब से एक प्रीपेड अप्रूवल बना के छोड़ दो कि साल भर के लिए अगर उस कैटेगरी में अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फॉल कर रहा है तो वो ऑलरेडी अप्रूव्ड माना जाएगा, वो ऑलरेडी अप्रूव्ड माना जाएगा। नाउ विद इन अगर लिमिट्स है तो अप्रूव्ड ऑलरेडी, अबाउ लिमिट्स है तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल सेपरेट आपको यहां पे लगेगा। अगर वो कैटेगरी में फॉल हो रहा है, उतने लिमिट्स में फॉल होता है तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसके ऊपर तो ऑडिट कमेटी का आपको सेपरेट अप्रूवल पास करना पड़ेगा। इसे कहा जाता है ओमनीबस अप्रूवल। यहां पे फाइनल ईयर नहीं, यहां फाइनेंशियल ईयर लिखो, फाइनेंशियल ईयर। सो इसको आपको ओमनीबस अप्रूवल पास करना पड़ेगा। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? सो एक प्रीपेड अप्रूवल फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन यहां पे ऑडिट कमेटी यहां पे लगा सकता है। दूसरा पार्ट यहां पे ये है, अब ये प्रीपेड अप्रूवल आपको और ज्यादा क्लियर होगा जब हम 188 में जाएंगे। सो अगर आपको कोई क्वेरी है कि सर ये प्रीपेड अप्रूवल कैसा है, क्या है, किधर है, तो थोड़ा 188 होने तक के रहा देखिए, 2-4 दिन के लेक्चर के अंदर ये होगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। दूसरा एरिया है भाई साहब विजिल मैकेनिज्म। सर अब बस हो गया सर इतने टर्म्स पेल चुके हो सर आप हमको आज तक के जीवन में। सर ऐसा लगता है कि मैं सर कभी कभी हिंदी भूल जाऊंगा सर, मैं मेरी मदर टंग भूल जाऊंगा, ये मेरे जीवन में यही चीजें बोलता रहता हूं सर। ओमनीबस अप्रूवल, विजिल मैकेनिज्म, मोडस ऑपरेंडी, एजुजेम जनरेस, नॉसिट्यूरो असोसिस, सुमोटो, वाइड एब इनिशियो, सर आपको सपने में आती है सर ये चीजें।
देख चंपत बेटा, मेरी कोई गलती नहीं है जीवन के अंदर, दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं सर यार ये गलत है सर, कितना आदमी का दिमाग है सर, मेमोरी कार्ड थोड़ी है सर भर के रख। चंपत ओवर रिएक्ट मत करो, जीवन के अंदर पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ठीक है। चंपत चंपत गया तेल लेने, तुम पढ़ो नालायक को, ठीक है। लेट्स गो। विजुअल मैकेनिज्म, व्हाट इज विजुअल मैकेनिज्म? विजुअल मैकेनिज्म को ब्रिटिशर्स के केस में, ब्रिटिश लोग जो है ना, जिन्होंने हमारे ऊपर 150 साल तक के राज किया, वो इसको विसल ब्लोइंग भी कहते हैं, विसल ब्लोइंग भी कहते हैं। व्हाट इज विसल ब्लोइंग? विसल ब्लोइंग एक ब्रिटिशर्स के केस में, ब्रिटिशर्स के राज में एक तरीका था, जब ब्रिटिशर्स के पास एडमिनिस्ट्रेशन वाली यंत्रणा कम थी, एडमिनिस्ट्रेशन कम था, पुलिस ऑफिसर्स कम थे, तो ऐसे सिचुएशन में ब्रिटिशर्स ने लोगों को, लिटरली मतलब ये हुआ था, ब्रिटिशर्स ने लोगों को विसल्स बांटी थी, विसल्स मतलब सीटियां बांटी थी, और उनको ये बोला था कि कभी भी अगर आपके साथ में कुछ भी गलत होता है या कोई भी चीज गलत होती है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन कम है, पर अब कभी आपके साथ में कुछ भी गलत होता है तो ऐसे सिचुएशन में आप कृपया सीटी बजाइए, आप विसल ब्लो कीजिए, तो आजू बाजू वाले सब लोगों का अट्रैक्शन आप सीख कर लोगे, अटेंशन आप सीख कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर जो भी चीज गलत चल रही है वो बंद हो जाएगी, लोगों का अटेंशन आ जाएगा, तो आपके ऊपर जो चीज चल रही है गलत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियां है, उनका ईव टीजिंग हो रहा है, वो विसल ब्लो करे तो ऑटोमेटिकली वो आजू बाजू के लोगों का अटेंशन हो जाएगा और वो चीज बंद हो जाएगी, तो उसे विसल ब्लोइंग पॉलिसी भी कहते हैं। अब नॉर्मली उसके बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब सुधर गया, सब चीजें ठीक हो गई, पर ये विसल ब्लोइंग पॉलिसीज कॉर्पोरेट वालों ने उठा ली, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने विसल ब्लोइंग पॉलिसी उठा ली और उन्होंने ये मेंशन किया कि विसल ब्लोइंग ऑडिट कमेटी में हम शुरू करेंगे। तो बोला यह गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऑडिट कमेटी बाहर निकलती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे रहते हैं की मैनेजर पर्सन, सीईओ, सीएस, सीएफओ, फिर एम्प्लॉय के क्रेडिट रहता है एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, फिर उसके बाद में वर्कमैन आते हैं। विसल ब्लोइंग या विजुअल मैकेनिज्म में क्या होता है कि अगर एम्प्लॉइज के साथ में कुछ भी गलत होता है या वर्कमैन के साथ में कुछ भी गलत होता है, रॉन्ग डन विद देम, कोई भी एम्प्लॉइज या वर्कमैन के साथ में रॉन्ग डन विद एम्प्लॉइज और वर्कमैन, उनके साथ कुछ गलत होता है, तो वो यहां विसल बजा सकते हैं। विसल बजा सकते हैं मतलब दे कैन डायरेक्टली रिपोर्ट इट टू ऑडिट कमेटी कि भैया कंपनी में ये चीज गलत चल रही है, हमारे ऊपर वाले सीनियर्स जो है वो सीनियर लोग कुछ गलत चीजें कर रहे हैं, आप कृपया ध्यान दीजिए। सो इट इज अ कंप्लेंट about upper person, about upper person's wrong done, अबाउट अपर पर्सन क्या एक बार उसे रॉन्ग डन, ऊपर का पर्सन अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके बारे में ये कंप्लेंट करने की कोशिश की जा रही है ऑडिट कमेटी को। दिस इज कॉल्ड एज विजुअल मैकेनिज्म। ऑडिट कमेटी को ये पावर है कि अगर उसको ऐसा कोई कंप्लेंट मिलता है तो वो प्रोसीडिंग कर सकता है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने रॉन्ग डन किया है। इसे कहते हैं विजुअल मैकेनिज्म। विजिलेंट रहना, विजिलेंट रहना मतलब लोगों के दुख दर्द समझते रहना, लोगों की तकलीफ समझते रहना, लोगों को समझते रहना, लोगों के प्रॉब्लम समझते रहना और विजिलेंटली उसको सॉल्व करना। ये डिफरेंट दो पावर्स ऑडिट कमेटी को दिए गए हैं आपके सेक्शन नंबर 177 में। एक है ओमनिबस अप्रूवल, दूसरा विजुअल मैकेनिज्म। काफी इंपॉर्टेंट है, नाम से ही आप समझ सकते हो, कई बार एग्जाम में पूछा जाने के चांसेस है। ठीक है, मैं चाहूंगा कृपया इसको ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन हो गया. Sir, if whistleblowing anyone complains, what type of action then audit committee can take? It depends on कि भैया facts क्या है, किस तरीके का कल्प्रिट है, किस तरीके के पर्सन है, क्या किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एक्शन क्या लेना. उन एक्शंस के बारे में कंपनीज एक्ट के अंदर कोई जिक्र नहीं किया है, बिकॉज इट इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग. द टाइप ऑफ द ऑफेंस विल लीड टू अ टाइप ऑफ पेनल्टी एंड द कॉन्सिक्वेंसेस. ये चीज हमको समझना जरूरी है. तो यहाँ पे बैठ के हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सा एक्शन ले सकते हैं. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस एंड द फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंसेस. ठीक है, चल ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे. ठीक है, सो अब आपका ऑडिट कमेटी का जो अब इतना सारा डिस्कशन मैंने किया है, उसके हिसाब से आपके ऑडिट कमेटी का पूरा टेक्स्ट वाला डिस्कशन मैंने आपके बुक के अंदर देके रखा है कि आपने ऑडिट कमेटी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए. ठीक है, और वो टेक्स्ट वाला डिस्कशन आपके बुक के अंदर दिया है. नियरली 1.5-2 पेज का वो डिस्कशन मैंने आपको दिया है मेनली. ठीक है, रेम्यूनरेशन कमेटी तो नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है वो 2-2.5 पेज जो ऑडिट कमेटी के मैंने दिए हैं, कृपया उसको एक बार आप रीड कर लीजिए. ठीक है, वो रीड किया हुआ कभी भी अच्छा रहेगा, बिकॉज उसमें रूल्स इन्वॉल्व है, सेक्शंस इन्वॉल्व है, जितनी चीजें वो मेनली मैंने एक्सप्लेन तो कर दी है, बट एक बार रीड किया हुआ कभी भी अच्छा, तो कृपया इसको रीड करना शुरू कर दीजिए. ठीक है, फटाफट 2 मिनट में रीड कीजिएगा, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं. गो फॉर इट फास्ट. हाँ, 177.3 को आप कट कर सकते हो. एनीवेज वो ट्रांजिशन है, सो 177.3 को आप चाहो तो कट कर सकते हो गाइस.
उन मार्किंग्स के ऊपर मत जाइए बेटा दिशा, वो मार्किंग्स दूसरे हैं जो ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है, वो इधर उधर हो गए हैं मार्किंग्स, उनके ऊपर मत जाइए, आप आपके हिसाब से मार्किंग कीजिए। जो लिमिट्स है समीक्षा एप्लीकेबिलिटी की, जितनी भी एप्लीकेबिलिटी के लिमिट्स आप पढ़ोगे बेटा, जो भी है 50 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, उसको फिलहाल इग्नोर करना, वो हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ ही देखेंगे। एप्लीकेबिलिटी छोड़ के बाकी सब पढ़ लो, क्योंकि अभी मैं एप्लीकेबिलिटी पे कमेंट करूंगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में आपको काफी कंफ्यूजन होगा। तो ये जो 10 करोड़, 5 करोड़ लिस्टेड वगैरह सब पढ़ रहे हो वो छोड़ दो, जो मैंने आपको चार्ट दिया है फिलहाल वो फॉलो करो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, और ये क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। एक दो लोगों ने डन किया है, कृपया बाकी सब लोग डन कर दीजिए प्लीज, फिर आगे बढ़ जाएंगे प्लीज। चलो डन एवरीबडी, एवरीबडी
चलो बहुत बढ़िया सर, चार्ट से अच्छे से समझ में आता है पॉइंट टू पॉइंट, इसलिए तो पहले चार्ट से समझाता हूं मैं जीवन में कि पहले आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि डायरेक्टली अगर टेक्स्ट का रीड करने को दे दो ना तो आपका जीवन खतरनाक हो जाएगा। इसलिए पहले नॉर्मली मैं चार्ट से समझा देता हूं, और जब चार्ट से मैं समझा देता हूं तब मैं चाहता हूं कि आप टेक्स्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि टेक्स्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको टेक्स्ट के फॉर्म में ही प्रेजेंट करने पड़ते हैं आपके आंसर्स, दैट इज रिक्वायर्ड। दैट्स व्हाई मैं आपको बोलता हूं नॉर्मली कि आप उसको पहले समझ लीजिए चार्ट के फॉर्म में, ठीक है। सो यहां पे हमारा 177 एंड 178 दोनों सेक्शन खत्म होते हैं। दोनों सेक्शन काफी काम के थे, काफी अच्छे थे, काफी यूज होने वालों में सेक्शंस में से है। सो यहां पे दोनों के दोनों सेक्शंस हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो 178 आप आराम से पढ़ना, मैक्सिमम ये चीजें तो हमने 178 की ऑलरेडी चार्ट्स के अंदर कवर अप कर ली है। अच्छा जो सेक्शन में कुछ बचता नहीं है, सो आप उसको होमवर्क में कृपया एक बार रीड कर लेना, ठीक है। सो इट इज होमवर्क 178 रीड करना मत भूलना मत, बट सिर्फ, ठीक है, ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है जीवन में। रेडी, अब 178 के बाद में हम जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो है सेक्शन नंबर 179, ठीक है। सो विल गो फॉर 179, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ब्रेक चाहिए कि पहले पढ़ा दूं फिर ब्रेक दे दूं? विल गो फॉर ओके, सो लेट्स, मुझे ऐसा लगता है पहले ले लो, फिर 179 वगैरह सभी एक स्ट्रोक के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। सो कृपया ब्रेक ले लीजिएगा 10-15 मिनट का। पढ़ा दूं पहले? ओके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सो 179 हम पहले पढ़ लेते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है जीवन के अंदर। आ जाइए फटाफट तुरंत से भी पहले। नाउ सेक्शन नंबर 179 किस बारे में है, पहले तो उसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा डबल ट्रिपल, तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आना मुश्किल है। सेक्शन नंबर 179 कहता है कि देखो दो सेक्शन हमने देखे, 179 इज अ पावर्स ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड 180 इज अ पावर्स ऑफ जनरल मीटिंग। नाउ 180 जो पावर्स ऑफ जनरल मीटिंग सेक्शन है वो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ये है आपका 180, हमने देखा है मलयालम प्लांटेशंस इंडिया के लिमिटेड में मिसमैनेजमेंट के केस में, केस नंबर 2 में। दैट इज अगर सेल ऑफ कंपनीज असेट जो हमने देखा था कि भैया सेल ऑफ अंडरटेकिंग, फिर इन्वेस्टमेंट अदर देन इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, तो 180 हमारा हो चुका है। पावर्स ऑफ जनरल मीटिंग है वो, जिसका नाम रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड भी है, बट उसको पावर्स ऑफ जनरल मीटिंग कहते हैं। तो अभी हम आ रहे हैं सेक्शन नंबर 179 के ऊपर, जो है पावर्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। नाउ इस सेक्शन का नाम पावर्स ऑफ बोर्ड मीटिंग क्यों है, पहले तो यह समझना जरूरी है कि भाई देयर इज अ नीड कि हम इस सेक्शन को पावर्स ऑफ बोर्ड मीटिंग ही कहे। देखो बच्चों, सिचुएशन ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ जनरल मीटिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे सेल ऑफ अंडरटेकिंग, ये सिर्फ जनरल मीटिंग ने करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ जनरल मीटिंग ने करना चाहिए। डायरेक्टर को समय देना, ये सिर्फ जनरल मीटिंग ने करना चाहिए। पर यह भी उतना ही सच है कि कुछ चीजें सिर्फ बोर्ड मीटिंग ने ही करनी चाहिए या बोर्ड मीटिंग में इनिशिएट होनी चाहिए। कुछ चीजें एक तो बोर्ड मीटिंग ने ही करनी चाहिए या एटलीस्ट बोर्ड मीटिंग में इनिशिएट होनी चाहिए, यह भी उतना सच है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को कभी कॉल्स ऑन शेयर्स करने हैं, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, दर्शन इस्पात लिमिटेड के आप शेयर होल्डर हो, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक, आप दर्शन इस्पात लिमिटेड के शेयर होल्डर हो और मुझे कॉल्स ऑन शेयर्स करने हैं। मैं अगर आपको पूछूंगा मेरे प्यारे नालायक को कॉल्स ऑन शेयर्स करूं क्या, तो तुमको तुम्हारी जेब से पैसा देना पड़ेगा। तुम बोलोगे नहीं 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 बिल्कुल नहीं, शेयर होल्डर कभी भी कॉल्स ऑन शेयर्स के लिए सही नहीं बोलेंगे, हाँ नहीं बोलेंगे। तो सभी शेयर होल्डर बोलेंगे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये कॉल्स ऑन शेयर फेयर हमको नहीं चाहिए जीवन के अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में कॉल तो करना पड़ेगा, कंपनी को तो फंड्स की जरूरत है और शेयर्स लिए तो पैसे तो देने पड़ेंगे जीवन में, तो शेयर होल्डर कभी इसको एग्री नहीं करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। बोर्ड बोलेगा कि भैया ये डिसीजन हमारे हाथ में रखो कि कॉल्स ऑन शेयर्स करना है नहीं करना है। दूसरा, इशू ऑफ डिबेंचर्स। आप शेयर होल्डर को पूछ के देखिए कि हम डिबेंचर इशू करेंगे। शेयर होल्डर पहले सोचेंगे अगर डिबेंचर इशू किया तो प्रॉफिट में से पहला इंटरेस्ट परसेंटेज डिबेंचर होल्डर्स को जाएगा और बाद में बचा हुआ पैसा हमें डिविडेंड करके मिलेगा। शेयर होल्डर बोलेगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, नो डिबेंचर्स। उनको पूछो कभी हम बोरोइंग लेके आ, लोन लेके आ, वो बोलेंगे बोरोइंग लेंगे तो पहला इंटरेस्ट जाएगा लोन वाली देने वाली बैंक और हमको डिविडेंड शेयर होल्डर बोलेंगे बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। पर ये इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते, सभी शेयर होल्डर्स ये एक्सपर्ट नहीं रहते। शेयर होल्डर्स में गधे घोड़े कोई भी बैठे रह सकते और उनको ये टेक्निकल डिसीजंस नहीं समझ में आते कि डिबेंचर्स लेना है, बोरोइंग लेना है, प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, बॉन्ड इशू करना है, ये उनको नहीं समझ में आ सकता। इसलिए ये डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ही रखे गए हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में रखे गए हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही इन डिसीजंस को फुलफिल करे। सो उसके बारे में बोला है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर एलिजिबल टू द एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी rationally if the company could have done it would have been a neutral person, but such a power of board of directors shall be exercised as follows in compliance with the company law। मतलब पावर तो एक्सरसाइज करे पर कंपनी लॉ के हिसाब से, compliance of MOA any regulations made by such act।
इसके हिसाब से होना चाहिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शॉल नॉट एक्सरसाइज द पावर विच शॉल बी एक्सरसाइज बाय जनरल मीटिंग ओनली। जीएम के पावर इस सेक्शन में यूज नहीं हो सकते, जैसे सेक्शन नंबर 180 के। तो यहां लिख के रखिए ऑफ सेक्शन नंबर 180, द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अमाउंट्स टू मैनेजमेंट आर इंप्लाइड। मतलब बोर्ड के जो पावर है अबाउट मैनेजमेंट, ये इंप्लाइड पावर है। मेंबर्स कैनॉट एक्सरसाइज द पावर बाय इवन आफ्टर पासिंग जीएमयूआर। मतलब मेंबर अगर जनरल मीटिंग यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कर ले तो भी ये पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ठीक है, द पावर ऑफ द मैनेजमेंट शॉल बी एक्सरसाइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली। मैनेजमेंट सिर्फ बोर्ड ने ही संभालना चाहिए। अब नीचे बोला है रेट्रोस्पेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस बाय जनरल मीटिंग इज इनवैलिड। अगर बोर्ड कोई पावर यूज करता है, नीचे दिए गए पावर, ये पावर्स है, ये अगर बोर्ड यूज करता है और जनरल मीटिंग उसको रेट्रोस्पेक्टिवली भी चेंज करना चाहती है, तो जनरल मीटिंग कैन नॉट इनवैलिडेट द सेम बाय मेकिंग अमेंडमेंट एंड इन द फ्यूचर रिस्ट्रिक्शन ऑफ सच अ पावर ऑफ बोर्ड। जनरल मीटिंग इन नीचे दिए गए पावर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। ये जितने भी पावर्स दिए हैं ये सिर्फ बोर्ड एक्सरसाइज करेगा और बोर्ड ही इसके ऊपर एग्जीक्यूशन करेगा। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। ये सिर्फ बोर्ड के पावर्स है। एक तो ये बोर्ड एग्जीक्यूट करेगा या बोर्ड से इनिशिएट होंगे। इसमें से कई सारे पावर ऐसे हैं जो शुरू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से होते हैं पर एग्जीक्यूट जनरल मीटिंग में होता है, पर शुरू तो बोर्ड से होता है, वो भी जरूरी है। सो बोर्ड ही इन चीजों को एग्जीक्यूट करेगा और ये जाके जनरल मीटिंग में हो सकता है ये चीजें कंफर्म होंगी। क्लियर है? सो एक तो बोर्ड करेगा या तो फिर बोर्ड इनिशिएट करेगा। सो इसमें दोनों टाइप के पावर चाहिए, तो यहां पे लिख के रखिए, हैव बोथ टाइप्स ऑफ पावर्स। Have both types of powers। कौन से दो टाइप के पावर्स हैं यहां पे? Either board will execute the same, either board of directors will execute them solely, या तो फिर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल इनिशिएट देम, और इनिशिएट बोर्ड ने कर दिया, जनरल मीटिंग को आगे उसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट उसके ऊपर डिसीजन तो भी देना पड़ेगा। इनिशिएट द पावर, लेटर जनरल मीटिंग विल कंफर्म द सेम। लेटर जनरल मीटिंग विल कंफर्म द सेम। तो ये आप लिख के रखिए छोटा सा। लिखना हो जाए डन करना। चल डन, लिख लिया सबने। अब भाई साहब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पावर्स कौन से है, और साइड में सभी पावर्स लिखे हैं भैया कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। और उसके बाद में और भी अलग अलग पावर्स लिखे हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल करना, डेलीगेशन ऑफ पावर्स वगैरह। तो जरा मैं इसको एक पीपीटी के फॉर्म में समझाना चाहूंगा सो दैट आपको समझने में काफी आसानी होगी। आ जाइए फटाफट फटाफट, लेट्स गो। सो इसको मैं थोड़ा एक पीपीटी के फॉर्म में लेना चाहूंगा। मतलब आपको सभी के सभी पावर्स, क्या खुल क्यों नहीं रहा, मतलब आपको सभी के सभी पावर्स समझ में भी आएंगे और सभी के सभी पावर्स नियरली आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। सबसे पहली बात तो 179 की एक और चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा।
कल हमने रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पढ़ा था, याद है? याद है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कल हमने पढ़ा था, और उसके अंदर कुछ 7 चीजें ऐसी थी जो आप सिर्फ बोर्ड मीटिंग में पास करोगे, आप रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू नहीं कर सकते। 7 चीजें, कौन सी 7 चीजें थी? कैन यू टेल मी? फटाफट कमेंट करके, फटाफट सातों की सातों चीजें कमेंट करो। सबसे पहला आपका था सेक्शन 161 सबसेक्शन नंबर 4 कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, आपका रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन, उसके बाद में आपका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन तीसरा, चौथा आपका 203 वोल टाइम कैजुअल पर्सन 186, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है पर काउंट करना है 186, ठीक है। और उसके बारे में आपका था 6th वाला, दैट इज कौन सा? बायबैक। और एक 7th वाला कल मैं भूला था, कल मैंने आपको नहीं बताया था, बाद में मैंने आपको इंसर्ट किया था, 179 पावर्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। मतलब 179 में जितने भी पावर्स ऑफ बोर्ड मीटिंग इनिशिएट करने हैं वो आपने बोर्ड मीटिंग में बैठ के इनिशिएट करने हैं, ये रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं चलेंगे। सो यहां पे भाई साहब हमने स्पष्ट शब्दों में, अच्छे उच्चार में, साक्षात अच्छे उच्चार में ये हमने बताया है यहां पे कि भैया ये सभी पावर जो है ये रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। तो यहां पे आपका सेक्शन नंबर 175 काम नहीं करेगा। आम फट स्वाहा। सेक्शन 175 रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन सेक्शन 179 के केस में वर्क नहीं करता। कुछ याद आया? सो उसमें सेक्शन 179 हमने कोट किया था, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं होगा। अब देखते हैं पावर कौन से और याद कैसे करने हैं। सबसे पहला पावर है, अब मैंने इसको मेरे हिसाब से अरेंज किया है, आपके इसमें एट रैंडम हो सकता है। आई रिपीट, मैंने इसको मेरे हिसाब से अरेंज किया, आपके इसमें एट रैंडम हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, या सभी के सभी कवर होंगे। पहला अमलगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन। दूसरा पावर है बायबैक ऑफ द शेयर। अमलगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन का अगर आप सेक्शन बोलो तो 2 सेक्शन नंबर 30 से लेकर 2 सबसेक्शन 40 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन हमारा चैप्टर है, हमको देखना है, वो यहां पे कवर अप किया जाएगा जीवन के अंदर, ये सुनो। फिर उसके बाद में बायबैक और बोरोइंग सेक्शन नंबर 68, वो यहां पे कवर अप किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वाला चैप्टर है मेक कॉल्स ऑन शेयर्स, टू मेक क्या बोले बाद उसे कॉल्स ऑन शेयर्स, जो है सेक्शन नंबर 49 कॉल्स का, वो यहां पे कवर अप किया जाएगा, उसका डिसीजन भी यहां पे दिया जाएगा। डिबेंचर इशू और डाइवर्सिफिकेशन, डिबेंचर्स का सेक्शन नंबर 72, वो भी कवर अप किया जाएगा। फिर इन्वेस्ट इन द फंड्स ऑफ द कंपनी 186 इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स हम देखने वाले, वो भी यहां कवर अप किया जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला अप्रूवल क्वार्टरली हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137 एक्सेप्टिंग एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर गिविंग गारंटी एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द लोन्स, सेक्शन नंबर 186 एंड सेक्शन नंबर 185 लोन्स टू डायरेक्टर, लोन्स टू थर्ड पार्टीज, गारंटी सिक्योरिटी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला है होल्डिंग ऑफ द कंपनी, मतलब दूसरे कंपनी में स्टेक वगैरह लेना, सब्सटेंशियल एसेट, होल्डिंग कंपनी बन जाना 186। अप्रूवल ऑफ इंटरनल ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर सेक्शन नंबर 137 या 138 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार कृपया चेक करना, हाँ 138 ही। उसके बाद में गिव जॉब टू की मैनेजर पर्सन सेक्शन नंबर 203। उसके बाद में ग्रांट लोन्स, दैट इज सेक्शन नंबर 185 एंड सेक्शन नंबर 186। और उसके बाद में पब्लिक डिपॉजिट्स, दैट इज सेक्शन नंबर 76। तो इतनी सारी चीजें कम से कम आपके इसमें लिखे, इससे ज्यादा भी लिखी है, इससे जो ज्यादा लिखे वो आपके बुक के अंदर मैंने मेंशन किया। फिलहाल इतनी ही और इतनी ही याद करेंगे जो मेन है, ठीक है, इतनी ही और यही याद करेंगे। सार, हाय संपत, व्हाट्सअप, कहां गया था मेरे भाई तू? सर तुम ना एक बात हमें बता दो सर। चंपत बहुत डिप्रेस्ड साउंड कर रहे हो क्या गया है तुम्हें? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें हो क्या गया है? इतना क्यों डिप्रेशन हो? नहीं सर, अब मैं परेशान हो गया हूं सर मेरे जीवन से। मैं एक चीज याद रखने की कोशिश करता हूं तो दूसरी आ जाती है, दूसरी याद रखने की कोशिश करता हूं तीसरी आ जाती है, तीसरी करता हूं चौथी आ जाती है, चौथी करता हूं पांचवी, सर घुमा फिरा के सब भोपला चौक हो जाता है सर। ये सभी चीजें मिक्स हो जाती है, मेरे को घंटा कुछ समझ में नहीं आता सर, और मेरा जीवन झंड हो जाता है सर। मैं सोच रहा हूं संन्यास ले लूं, हिमालय चला जाऊं। चंपत बेटा, अगर हिमालय जाके अगर आपको कुछ मिलता है तो वो हिमालय का अचीवमेंट है, आपका नहीं है। भरे बाजार में बैठ के चीजें मिलनी चाहिए। जिसको भरे बाजार में बैठ के चीजें मिलती है चंपत, उसको कहा जाता है कि वो असली हिम्मतवान पर्सन है। हिमालय में जाके तो सभी जाके बैठ सकते हैं, हिमालय में कितना क्राउड हो जाएगा, ऐसी चीजें नहीं करते चंपत। भरे बाजार में बैठ के चीजें मिले सर, वो आपका परम ज्ञान आप आपके पास रखिए, आप ज्ञान दान मत कीजिए, मैं को हिमालय जाने, ये सब कौन याद रखेगा जीवन में? मुझे बताओ चंपत, सीए बनना है तो याद रखना पड़ेगा सर। बनना तो है सीए, पर मेरे को ऐसा लगता है कि सर रहे नहीं दू जीवन में। चंपत ऐसी चीजें नहीं सोचते। नहीं सर, तुम मेरे को एक बात बताओ, इसको याद कैसे करें? अगर सर तुमने ये बता दिया कि इसको याद कैसे करें सर, तो मैं सीए करूंगा, मैं हिमालय नहीं जाऊंगा सर। ये हुई बात चंपत। तुमको डर है ना इसको याद कैसे? चलो याद करवा देता हूं, फिर कंफर्म सीए करना पड़े। यस सर, मैं जरूर करूंगा। चलो बहुत बढ़िया। तो चंपत जैसा अगर आपके दिमाग में सवाल आया है कि सर हमारी जीवन झंड है, क्या चल रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा सर, याद हो सकता है तो ठीक है आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रहने दो सर। तो चलो याद करवा देते हैं।
कुछ नहीं भाई, एबीसीडी है, एबीसीडी। आप ठीक से देखे नहीं उसको। मैंने ऑलरेडी रीअरेंज, क्यों रैंडमली क्यों मैंने रीअरेंज किया, पागल तो नहीं हूं मैं जीवन में। तो भैया मैंने उसको एबीसीडी, एबीसीडी पढ़े हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर, एनीवेज आगे, ठीक है, सी फॉर, अरे मेरे को बोलना ही नहीं है सी फॉर क्या, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, ठीक है। सी फॉर कट गया, ठीक है। सो ये मैंने एबीसीडी के हिसाब से अरेंज किए हैं। ए फॉर अमलगमेशन, मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन, बी फॉर बायबैक एंड बोरोइंग्स, सी फॉर कॉल्स ऑन शेयर्स, ठीक है, डी फॉर डिवेंचर डाइवर्सिफिकेशन, आप डिपॉजिट्स को भी यहां डाल सकते हो, सो डिवेंचर डाइवर्सिफिकेशन डिपॉजिट्स। ई फॉर, ये ई हिंदी वाला ई है, हिंदी वाला ई, इंग्लिश वाला ई नहीं है, ही ई फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना जीवन में, अभी हर चीज कैसे स्मूथली आ जाएगी, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, एक नजर उतारने के लिए कुछ तो जरूरी। सो ई फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। So A for amalgamation, B for buyback borrowing, C for calls, D for debenture diversification deposit, E for investment हिंदी वाला, F for financial statements, G for guarantee surety, H for holding company बनना, I for internal auditor, J and K for job to key managerial person, L for loan। 12 चीजें याद हो गई, सिंपल। एक बार सब जन बोलो, ए फॉर अमलगमेशन, बी फॉर बायबैक बोरोइंग, सी फॉर कॉल्स, डी फॉर डिबेंचर डाइवर्सिफिकेशन डिपॉजिट, ई फॉर इन्वेस्टमेंट, एफ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जी फॉर गारंटी श्योरिटी, एच फॉर होल्डिंग, आई फॉर इंटरनल ऑडिटर, जे टू के जॉब टू के मैनेजर पर्सन, एल फॉर लोन एंड पी फॉर पब्लिक डिपॉजिट्स। डिपॉजिट आप इधर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है जीवन के अंदर, तो आपको पब्लिक एल से पी तक जाने में तकलीफ भी नहीं होगी, आप डिपॉजिट इधर ले लो, हो गया याद। बहुत बड़ी बात थोड़ी है जीवन के अंदर याद करना इसको। अब चंपत अब याद करवा दिया, अब झक मार के सीए करना पड़ेगा, याद रखना। सर बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया सर, शानदार, नेक्स्ट टाइम से सिर्फ ऐसी कोई चीज पढ़ाना मत सर। अरे पढ़ाना मत मतलब क्या मेरे हाथ में है क्या जीवन में, जो है सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा? नहीं सर यार ये ना, ये बहुत दिमाग को टेंशन होता है सर। वो तो ठीक है तुमने याद करवा दिया, नहीं तो मैं जा रहा था हिमालय। ठीक है बेटा चंपत अभी रुक जाओ, पढ़ लो इसको फिलहाल। अच्छा, इसमें से कुछ 3 पावर ऐसे है भाई साहब, इसमें से कुछ 3 पावर ऐसे है, गाना गा के याद करवा दो। नालायक आदमी, यहां पहले एबीसीडी करके याद करवा दो, वो नहीं है गाना गा के याद करवा दो। वो खली जैसी हरकतें मत करो जीवन के अंदर, ठीक है। सर मुझे फाइट मार के मेरे को अंतरिक्ष में पहुंचा दो, सर सोफे के ऊपर कूद के सोफा फाड़ दो, या ऐसी हरकतें गरज सर गाना गा के याद करवा दो, ये ऐसी हरकतें यहां पे मत करो, ठीक है। सो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, लेट्स गो। इनमें से कुछ 3 पावर ऐसे हैं, जैसे बोरोइंग ऑफ द मनी, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स एंड ग्रांटिंग अ लोन, ये डे टू डे बिजनेस के पावर है। ये काय के पावर है? डे टू डे बिजनेस, डेली बिजनेस के पावर है। एंड एज दीज आर डेली बिजनेस पावर, इनको आप किसी डेली बिजनेस कंडक्ट वाले को डेलीगेट कर सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से इसको डेलीगेट कर सकते हैं। किस किस को? तो कमिटी ऑफ डायरेक्टर को डेलीगेट कर सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, या कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ब्रांच और द कंपनी, उसको डेलीगेट किया जा सकता है, बिकॉज डे टू डे के पावर है। अगर आप इनके लिए रुके हर बार बोर्ड मीटिंग का अप्रूवल लेने के लिए, तो पावर यूज ही नहीं होंगे, बिजनेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये डे टू डे के पावर आप सब्जेक्ट टू फ्यू लिमिट्स ऑल्सो, मॉनिटरी लिमिट, अप्रूवल लिमिट के हिसाब से आप इनको डेलीगेट कर सकते हो। ये चीज बोली गई है, क्लियर है। अब यही सेम चीज है आपके बुक के अंदर लिखी गई है, आपके बुक में लिखी हुई है ऑलरेडी, कृपया उसको चेक कीजिए। अगर किसी को चाहिए तो ए फॉर अमलगमेशन, बी फॉर बायबैक, सी फॉर कॉल्स ऑन शेयर्स, डी फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ये सब चीजें आप लिख के रख सकते हो साइड में, ठीक है। सो आप चाहो तो इसको लिख लो फटाफट फटाफट और बाद में उसको रीड कर लो। मैक्सिमम इन्हीं पावर्स में कवर्ड है, इसके ऐसा नहीं कि इतनी है, इसके एडिशन में भी पावर्स है, कृपया उनको अपन अलग से मार्क कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया क्या? तो अपने दांत मुझे दे दीजिए, ठीक है। समझ में आया क्या? नाला को बताइए।
लिखना हो जाए डन कर दीजिएगा, फिर सेक्शन में जाएंगे। डन हो गया सबका, बहुत बढ़िया, शानदार। अब आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए आपके नोट्स के साथ में। एग्जैक्टली सभी पावर्स कवर्ड है ऐसा तो मैं आपको बोल नहीं सकता, पर मैक्सिमम इसके अंदर हमने कवर करके रखी है, और आप देख लीजिएगा कौन कौन सी कवर करके रखी है। जो नहीं कवर करके रखी है उसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। कॉल्स ऑन द शेयर्स, बायबैक ऑफ द सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, बोरोज द मनी, इन्वेस्ट इन द फंड्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, ग्रांट लोन, approval of financial statement, diversify the business, approve amalgamation, merger or reconstruction, ठीक है, take over the company, acquire controlling or substantial stake, any other matter। तो यहां पे मैंने देके रखा है। फिर नीचे एग्जाम्पशंस देके रखे हैं। आईएफएससी पब्लिक कंपनीज के लिए एग्जाम्पशंस है, आईएफएससी प्राइवेट कंपनीज के लिए एग्जाम्पशंस मेंशन किए हैं। फिर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, शॉल बी एक्सरसाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनली बाय द मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन पास एट द बोर्ड मीटिंग, ठीक है। मतलब ये तो आपने करनी ही चाहिए। मेक अ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, रिमूव की मैनेजर पर्सन, इंटरनल ऑडिटर, ये उन्होंने बोला है, पर एक्चुअली इस सेक्शन के सच कोई जरूरत नहीं है। हम नॉर्मली सभी 179 के पावर्स बोर्ड मीटिंग में ही करते हैं। फाइलिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, आपने बोर्ड रेजोल्यूशन 30 डेज के अंदर एमजीटी 30 में फाइल करना चाहिए। एमजीटी 14 में, ये आपके कल ही मैंने सी इंटर के बैच में पढ़ाया शायद, ये किसी भी मीटिंग का रेजोल्यूशन वगैरह आप नॉर्मली एमजीटी 14 में फाइल करते हो, ठीक है। तो ये बोला गया है। उसके बाद में बोला गया है डेलीगेशन ऑफ पावर। तो 3 पावर है, बोरो द फंड्स, इन्वेस्ट द मनी, ग्रांट लोन। डेलीगेट कर सकते हो कमेटी ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी एंड ग्रांटिंग अ लोन, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डालना है। रेस्ट्रिक्शन ऑन जनरल मीटिंग पावर्स, जनरल मीटिंग ऊपर के पावर जब तक बोर्ड इनिशिएट नहीं करता तब तक एक्सरसाइज नहीं कर सकता। और फिर नीचे 1-2 केसेस दिए हैं जिससे ये चीज खत्म होती है। पर एक चीज मैं आपको फिर भी यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, जरा मैं आपको ध्यान देने बोलूंगा। यहां का क्लॉज डी देखिए, ये जो क्लॉज डी है कृपया इसको मार्क कीजिए, स्टार मार्क, ठीक है। बोरो द मनी, और वहां पे क्या लिखा है देखिए, मैक्सिमम अप टू द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स अबव द सेम 180 सेक्शन विल अप्लाई। यहीं पे मैंने लिख के रखा है अबव द सेम 180 सेक्शन विल अप्लाई, ठीक है। और उसके लिए आप वापस आ जाइए नीचे सेक्शन 180 पे, हमने हालांकि ये पढ़ा हुआ है, और 180 में ये डायग्राम देखिएगा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सिर्फ इसको एनालाइज कीजिएगा, जो मैंने अभी आपको ऊपर मार्क करवाया 179 में डी वाला क्लॉज और ये 180, ये दोनों को एक साथ थोड़ा सा रीड कीजिएगा, फिर उसके बाद में ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक। कृपया दोनों को रीड कीजिएगा बार फटाफट। 180 को रीड कीजिएगा, 180 का बोरोइंग क्लॉज को रीड कीजिए स्पेसिफिकली, और ऊपर 179 के डी को रीड कीजिए, और मुझे बताइए एक बार रीडिंग हो जाए तो।
पढ़ना हो जाए तो डन कर दीजिएगा प्लीज। पढ़ना हो गया सबका? एवरीबॉडी डन? सो अगर आपका पढ़ना हो जाए तो मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा स्पेसिफिकली सिर्फ बोरोइंग के लिए, सिर्फ स्पेसिफिकली बोरोइंग के लिए। दोनों सेक्शन 170, 79 एंड 180 पढ़ने के बाद में आपको बोरोइंग के लिए एक चीज समझ में आएगी कि अगर आप बोरोइंग कर रहे हो, अगर आप बोरोइंग कर रहे हो, ऑब्वियसली यहां पे बात चल रही है लॉन्ग टर्म बोरोइंग की। हम यहां पे जो भी बात कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भाई साहब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की, ठीक है। और उसमें भी अगर कभी शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगा, शॉर्ट वाला बोरोइंग होगा, तो स्पेसिफिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला बोरोइंग होना चाहिए। एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर बोरोइंग, सिर्फ इसकी ही बात चल रही है। अगर आपका एग्जिस्टिंग बोरोइंग प्लस प्रपोज न्यू बोरोइंग, मतलब जो आप करने जा रहे हो प्रपोज न्यू बोरोइंग, एग्जिस्टिंग आपने बोरो करके रखा था प्लस प्रपोज न्यू बोरोइंग आप करने जा रहे हो, ये दोनों मिलके पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम से कम है। पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम से अगर कम है या उतने हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ सेक्शन एप्लीकेबल होगा, दैट इज सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार से 179, और आपको इस केस में सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं। और ये बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको किस लिए पास करना है? एग्जिस्टिंग के लिए करना है क्या? नहीं, फॉर न्यू प्रपोज्ड बोरोइंग, फॉर योर न्यू प्रपोज्ड बोरोइंग, इसके लिए आपको ये रेजोल्यूशन पास करना है। नए प्रपोज्ड बोरोइंग के लिए आपको ये रेजोल्यूशन पास करना है, एग्जिस्टिंग के लिए नहीं। क्लियर है? ये चीज को आपने याद रखना। मैं एग्जांपल भी दूंगा, जस्ट वेट फॉर इट। फिर उसके बाद में अगर एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज बोरोइंग, मतलब आपके एग्जिस्टिंग बोरोइंग था प्लस प्रपोज न्यू बोरोइंग अगर आप कर रहे हो, और प्रपोज न्यू बोरोइंग आप कर रहे हो, और वो एक्सीड करता है पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ये सीधा केस बन जाएगा सेक्शन नंबर 180 का। एंड सेक्शन नंबर 180 में आपको लगेगा इसके लिए जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन। किस बात के लिए? तो एग्जिस्टिंग के लिए क्या? नहीं, फॉर न्यू प्रपोज्ड बोरोइंग, फॉर न्यू प्रपोज्ड बोरोइंग। जो न्यू प्रपोज्ड बोरोइंग आप कर रहे हो उसके लिए आपको जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। ये यहां इंटरप्रिटेशन आ रहा है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे क्रिएट करके दूं, तो अगर मैं बोलूं कि पेड अप कैपिटल कंपनी का सम जो है 60 करोड़ 50 करोड़, लेट्स से पेड अप कैपिटल कंपनी का है 50 करोड़, कंपनी का जो टर्नओवर है, कंपनी का जो फ्री रिजर्व्स है, लेट्स से फ्री रिजर्व्स इज हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं फॉर एग्जांपल 70 करोड़, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, लेट्स से सिक्योरिटीज प्रीमियम इज 20 करोड़। ठीक है? नाउ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर मैं इन तीनों की टोटल करूं तो कितना आ रहा है? 140 करोड़। कितना आ रहा है? 140 करोड़। अब मैं अगर लिख रहा हूं इधर कंपनी का एग्जिस्टिंग बोरोइंग, कंपनी का एग्जिस्टिंग बोरोइंग, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब एग्जिस्टिंग बोरोइंग है लेट्स से 100 करोड़, कंपनी एग्जिस्टिंग 100 करोड़ बोरो कर चुकी है। अब न्यू बोरोइंग दोनों केसेस में अलग होगा, तो मैं न्यू बोरोइंग यहां पे लिख रहा हूं कि लेट्स से यहां पे न्यू प्रपोज्ड बोरोइंग, इन दिस केस द न्यू प्रपोज्ड बोरोइंग जो मैं ले रहा हूं वो लेट्स से फॉर एग्जांपल है, किसी दूसरे कलर से लिखता हूं मैं इसको, न्यू प्रपोज्ड बोरोइंग जो मैं यहां पे ले रहा हूं वो लेट्स से है 30 करोड़ का। कितने करोड़ का? 30 करोड़ का। तो आपका एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज न्यू बोरोइंग, आपका एग्जिस्टिंग प्रपोज न्यू बोरोइंग, फॉर एग्जांपल न्यू में यहां लिखता हूं तो इजी होगा, न्यू बोरोइंग आपका है 30 करोड़ का, तो आपका एग्जिस्टिंग प्लस न्यू प्रपोज्ड बोरोइंग ये टोटल हो जाएगा 130 CR, लेस देन इक्वल टू पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 140 CR। ठीक है? तो सेक्शन 179 में आपको बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा फॉर न्यू प्रपोज बोरोइंग, और बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर आपको लगेगा 30 CR ओनली। 30 करोड़ का न्यू प्रपोज बोरोइंग है, सिर्फ उसी के लिए लगेगा। क्लियर है कंसेप्ट? पर अगर मैं बोल रहा हूं कि आपका न्यू प्रपोज्ड बोरोइंग, इफ आई से इफ योर न्यू प्रपोज्ड बोरोइंग इज 50 CR, इन दिस केस 50 CR है, तो आपका एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज बोरोइंग ये टोटल कितना हो जाएगा? 150 CR। 150 CR इज मोर देन 140 CR। ठीक है? सो आपको लगेगा जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर किस बात के लिए? फॉर 50 CR का प्रपोज्ड बोरोइंग। ठीक है? GMSR आपको लगेगा फॉर 50 CR प्रपोज्ड बोरोइंग। ये है आपका बोरोइंग का चार्ट 179 प्लस 180। समझ में आएगा जरूर बोलिएगा, और यहां पे लिख लीजिएगा। गो फॉर इट फास्ट।